हेलो बच्चों, नमस्कार। पीसीएम वाले ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं बीएल सारण आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप एनसीईआरटी बेस्ड हिंदी मीडियम की 11th और 12th को ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ रहे हैं। आपका कोई टॉपिक छूट गया, चैप्टर छूट गया या टेस्ट छूट गया तो आपको कोई ट्यूटर ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप आइए पीसीएम वाले ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, यानी प्ले स्टोर से आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। कौन सी? पीसीएम वाले। वहां पर आपको 11th और 12th की लाइव क्लासेस मिलेगी, आपको नोट्स मिलेंगे और आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी। आप अगर लाइव क्लासेस लेते हैं, टेस्ट सीरीज देते हैं तो मेरा पक्का वादा है कि आपकी फिजिक्स में जबरदस्त इंप्रूवमेंट होगा। किससे? स्मार्ट टेक्नोलॉजी से, स्मार्ट मेथड से। यहीं पर बनने वाले एनिमेशंस, यहीं पर बनने वाले डायग्राम्स, यहीं पर बनने वाली थ्योरीज और इक्वेशन एंड प्रिंसिपल आपकी फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे। इसीलिए आप पीसीएम वाले ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़िए और अपनी फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग करिए। साथ में आप केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की क्लासें भी इसी एप्लीकेशन पर ले सकते हैं। कौन से कोर्स में? इसी फिजिक्स के कोर्स में ले सकते हैं, पर ये क्लासें 1 महीने में 3 से 5 घंटे की ही होगी, पर होगी उसमें पूरा चैप्टर आपको 1 से 2 दिन के अंदर करवा दिया जाएगा। इसीलिए आप पीसीएम वाले ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़िए। अब हम आज के टॉपिक की बात करते हैं और आज का टॉपिक है साइक्लोट्रॉन, यानी 12th फिजिक्स के 4th चैप्टर का मोर देन मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में काफी बार पूछा गया है और इस बार पूछे जाने की पूरी आशंका है। यानी चलते हैं हम, साइक्लोट्रॉन क्या होता है, किस काम आता है, साइक्लोट्रॉन का सिद्धांत क्या होता है और साइक्लोट्रॉन किस तरह से काम करता है। साइक्लोट्रॉन की त्रिज्या ज्ञात करने के फॉर्मूले के साथ साथ उस कण का वेग, आवर्तकाल, आवृत्ति और कणों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो चलिए हम जानते हैं सबसे पहले साइक्लोट्रॉन का सिद्धांत क्या होता है। साइक्लोट्रॉन एक विद्युत चुंबकीय युक्ति होता है, यानी इसमें विद्युत क्षेत्र भी होता है और चुंबकीय क्षेत्र भी होता है। इसमें हम किसी धनावेशित कण को, यानी अल्फा या प्रोटॉन को, इसके अंदर रखकर उसे त्वरित कर सकते हैं, उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन कणों को भी कहीं पर टकराने के लिए वेग देना पड़ता है और इतने हल्के कणों को वेग देने के लिए हमें इस प्रकार की युक्ति चाहिए जो इनको तेज फेंक सके। तो ऐसी एक युक्ति है साइक्लोट्रॉन। धनावेशित कणों को साइक्लोट्रॉन से और ऋणावेशित कणों को बीटाट्रॉन से त्वरित किया जाता है। तो हम लोग बात कर रहे हैं साइक्लोट्रॉन की। साइक्लोट्रॉन का प्रिंसिपल क्या है? साइक्लोट्रॉन का प्रिंसिपल है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, ये चुंबकीय क्षेत्र आपको दिख ही रहा है, ये S चुंबक और ये N चुंबक, इन S और N चुंबकों के बीच में एक चुंबकीय क्षेत्र लग रहा है B वेक्टर। इस B वेक्टर के बीच में D1 और D2 डिशें हैं। इन डिशों के बीच में धनावेशित कण रखा हुआ है कोई भी। इस धनावेशित कण को यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत आपतित किया जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत अगर कोई आवेश गति कर रहा है तो उस आवेश पर अधिकतम लॉरेंज बल लगेगा। कितना? F मैक्सिमम इक्वल QVB। ये अधिकतम लॉरेंज बल क्या करेगा? उस धनावेशित कण को एक r त्रिज्या के वृत्तीय पथ के अंदर घुमाना प्रारंभ कर देगा और इस त्रिज्या के पथ में इसके बल को संतुलित करेगा कौन? इसका अभिकेंद्रीय बल। कितना? mv²/r। यह साइक्लोट्रॉन का सिद्धांत आपको दिमाग में रखना चाहिए। यानी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत किसी धनावेशित कण को गति दी जाती है तो वो कण उस चुंबकीय क्षेत्र में r त्रिज्या के वृत्तीय पथ में घूमना प्रारंभ हो जाता है। अब r त्रिज्या के वृत्तीय पथ में घूमना प्रारंभ हो जाता है, लेकिन इसे और त्वरण देने के लिए इसमें एक विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है और वो विद्युत क्षेत्र होता है प्रत्यावर्ती धारा विद्युत क्षेत्र, अल्टरनेटिंग करंट। क्या होती है प्रत्यावर्ती धारा? वो धारा जिसकी ध्रुवता एक आवर्तकाल में 2 बार बदलती है, यानी ध्रुवता प्लस माइनस माइनस प्लस। इस तरह की विद्युत धारा को प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं।
तो इसमें प्रत्यावर्ती क्षेत्र होता है और बाहर होता है चुंबकीय क्षेत्र। इस धनावेश को इसके बीच में रखा जाता है और ये धनावेश गोल घूमता रहता है और गोल घूमता रहता है, प्रति चक्र इसकी त्रिज्या बढ़ती रहती है क्योंकि इसका वेग बढ़ता है और अंततः ये क्या होता है, इस डीज का जो ये क्वार्टर होता है इससे बाहर निकल जाता है और इसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है, V मैक्सिमम कितनी होती है ज्ञात करेंगे। बने रहिए आप वीडियो के अंदर। तो एक लंबवत वेग करने वाले इस आवेशित कण को घुमा रहा है कौन, चुंबकीय क्षेत्र। कब कि इस पे कोई अधिकतम लॉरेंज बल लग रहा है और उसको नियंत्रित कौन कर रहा है, अभिकेंद्रीय बल। तो इसी के साथ हम लोग इसका जो है आगे एक्टिवेशन पढ़ रहे हैं, कार्यविधि क्या होती है, सिद्धांत, बनावट और परिभाषा के बाद हम लोग इसकी कार्यविधि पे चलते हैं। देखिए इसकी कार्यविधि क्या होती है। साइक्लोट्रॉन की कार्यविधि होती है कि साइक्लोट्रॉन का एक अपनी ज्यामिति होती है। कैसी ज्यामिति होती है आप इसको देखिए, ध्यान से देखिए। आपको एग्जाम्स के अंदर यही डायग्राम बनाना है, दूसरा डायग्राम नहीं बनाना है। एक चुंबक N, एक चुंबक S, इसके बीच में लंबवत लगा होता है D1 और D2, दो डिस्क लगी होती है। दोनों भागों से एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ा जाता है, एक प्लस एक माइनस। ये डिस्क इस चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत ऐसे यांत्रिक गति करती है। यहां पर रखा कोई भी चार्ज धीरे धीरे चुंबकीय क्षेत्र और डिस्क की इस यांत्रिक गति के कारण प्लेटों पर स्थानांतरित होता है। प्लेटें अपनी ध्रुवता बदलती है, जैसे जैसे ये कण क्या करता है, इनके ऊपर आगे से आगे बढ़ता जाता है और इनका वेग क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। वेग बढ़ने से उतने ही आवर्तकाल में आवेशित कण ज्यादा परिधि की दूरी तय करता है और इसकी त्रिज्या क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है और अंततः ये इस क्वार्टर से क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। और जहां इसकी जरूरत है, जिस त्वरण से जहां पर इसको टकराने की या भेजने की जरूरत है, आप उस वस्तु पर या उस पिंड पर इसे आपतित कर सकते हैं। जब हम बनावट की थोड़ी बहुत मोटा मोटी कहानी और कार्यविधि की बात कर लेते हैं तो फिर इसकी तीन चीजें मोर इंपॉर्टेंट हैं और वो क्या है, पथ की त्रिज्या, वेग और समय और साइक्लोट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये जो पथ है, जिस पथ पर ये आवेशित कण घूम रहा है, इस पथ की त्रिज्या क्या होती है। तो त्रिज्या ज्ञात करने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, लॉरेंज बल। अब लॉरेंज बल क्या होता है, इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है, वहां से आप देख सकते हैं। तो F मैक्सिमम इक्वल कितना, QV और इसको संतुलित कौन करता है, अभिकेंद्रीय बल। अब अभिकेंद्रीय बल क्या होता है, mv²/r। r क्या है, यहां रेडियस है किसकी, उस वे की जिस पर वो धनावेशित कण दौड़ रहा है। संतुलन अवस्था में QVB बराबर mv²/r। आपको इस पथ की सबसे पहले क्या निकालनी है, त्रिज्या निकालनी है, रेडियस निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे, mv²/QVB और ये क्या हो गया, r बराबर कितना हो गया, 1। v² से v कट गया, हमारे पास इसका मान आया 1 बराबर mv/QBr। आपको ज्ञात करना है r, तो r बराबर होगा आपके पास mv/QB। ये इक्वेशन नंबर आपको 1 पता रखनी है कि जब कोई धनावेशित कण उन डिस्क पर घूमता है तो उसके पथ की त्रिज्या क्या होती है। पथ की त्रिज्या होती है mv/QB। m उस आवेशित कण का द्रव्यमान, v उसका वेग, q उसका आवेश और b यहां पर क्या है, आरोपित लंबवत चुंबकीय क्षेत्र है। उसका वेग क्या होगा, किसका, कण का वेग। क्यों निकालना पड़ रहा है कण का वेग, त्रिज्या इसलिए निकालनी पड़ रही है कि आवर्तकाल निकालना है
और वेग इसीलिए निकालना पड़ रहा है कि उसकी अधिकतम गतिज ऊर्जा निकालनी है। तो आप लोग यहां पर लिख देंगे इसी का वेग निकाल लो, यानी एम वी बटे क्यू बी आर बराबर कितना, एक वी निकालना है तो वी इक्वल कितना, क्यू बी आर बटे एम। एलो साहब ये इसका वेग हो गया, इक्वेशन नंबर कितना 2। ध्यान रहे ये आर है। आपको इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 की बढ़िया जानकारी हो जाती है। ये कब होगी, ये सिद्धांत से होगी। सिद्धांत क्या होता है, लॉरेंज बल जो होता है वो अभिकेंद्रीय बल को संतुलित करता है। तो एक धनावेशित कण अपनी एक कक्षा में क्या होता है, संतुलित अवस्था में चक्कर लगाता है, तो वो आवेशित कण उस चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार घूमेगा। क्यों, क्योंकि उस पर लॉरेंज बल अधिकतम लग रहा है और उसे नियंत्रित कर रहा है अभिकेंद्रीय बल। तो ये चीज थी हमारे पास साइक्लोट्रॉन, कार्यविधि, सिद्धांत और बनावट के बाद साइक्लोट्रॉन के अंदर घूम रहे आवेश के पथ की त्रिज्या क्या होती है। जब आपके पास त्रिज्या आ जाती है, वेग आ जाता है, तो हम इसका आवर्तकाल ज्ञात करते हैं। अब आवर्तकाल क्या होता है उसके लिए आपको यहां पे देखना चाहिए। जब त्रिज्या निकाल चुके, वेग निकाल चुके, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, तो हमें इस आवेशित कण का आवर्तकाल निकालना है। आवर्तकाल क्या होता है, t बराबर 2 पाई आर बटे वेग, यानी दूरी बट्टा वेग। r का मान यहां रखेंगे आप, तो t इक्वल ये आपके पास होगा 2 पाई, और r यहां से देखिए, यहां से उठा के आपको रखना होगा, तो कितना होगा mv बट्टा qb बट्टे क्या होगा v से v कट जाएगा, 2 पाई m बट्टे qb। ये इक्वेशन नंबर 3 आपको उस आवेशित कण का आवर्तकाल बताती है। क्यों जरूरी है आवर्तकाल, क्योंकि हमें उसकी आवृत्ति ज्ञात करनी है, और आवेशित कण की आवृत्ति साइक्लोट्रॉन आवृत्ति कहलाती है। ये लाइन आपको बहुत अच्छी तरह से दिमाग में रखनी चाहिए। तो देखिए अब हम बात करते हैं आवृत्ति की। आवृत्ति क्या, साइक्लोट्रॉन आवृत्ति। अब साइक्लोट्रॉन आवृत्ति क्या होती है, 1/T, यानी आवर्तकाल का युत्क्रम होती हैं। अब आवर्तकाल का युत्क्रम यानी समीकरण 3 को इसमें रखेंगे तो हमारे पास ये होगा 1/2 पाई m, और बट्टे में क्यू बी होगा, वो क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 4 जो है वो साइक्लोट्रॉन आवृत्ति का फॉर्मूला है। ध्यान रखना है, इस पे कई न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। क्यों, क्योंकि रेडियस का, चाहे वेलोसिटी का, चाहे आपको टाइम पीरियड का, और चाहे आपका फ्रीक्वेंसी का, आपको यहां पर कोई एक न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। आपने वेलोसिटी निकाली, इसका उपयोग तो हमने किया ही नहीं, करेंगे अब कब, जब आप इसकी गति ऊर्जा ज्ञात करेंगे। अब गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है E मैक्सिमम इक्वल 1/2 mv मैक्सिमम स्क्वायर। V मैक्सिमम स्क्वायर क्या है, ये रहा। मैक्सिमम क्यों लगाया, क्यों अधिकतम लॉरेंज बल तभी लगता है जब चुंबकीय क्षेत्र और दौड़ने वाले आवेश एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं, 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, तभी sin 90 होगा, और sin 90 का मान 1 होगा। आप यहां पर E मैक्सिमम इक्वल कितना, V का यहां पर मान रखेंगे कितना, QB R बट्टे M, क्या स्क्वायर, E मैक्सिमम ये होगा 1/2 M Q स्क्वायर B स्क्वायर V R स्क्वायर बट्टे M स्क्वायर। अब आप देखो, इससे इसकी कट गया, यहां पर E मैक्सिमम आपके पास क्या आया, थोड़ा सा आपको समझना है बस। E मैक्सिमम ये आया आपके पास Q स्क्वायर B स्क्वायर R स्क्वायर अपॉन 2M। ये है साहब इस जो चार्ज जो आप यहां पर फ्लो करवा रहे हैं, जिसकी आपको वेलोसिटी चाहिए, टाइम पीरियड चाहिए, फ्रीक्वेंसी चाहिए, उस चार्ज की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, Q स्क्वायर B स्क्वायर R स्क्वायर अपॉन 2M। तो साइक्लोट्रॉन के अलग अलग स्टेप्स अगर आपको कवर हुए तो आप साइक्लोट्रॉन के क्वेश्चन को बहुत जल्दी, शार्प और
इंटेलिजेंसी से कर दोगे, जिससे आपका नंबर नहीं कटेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।